अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहला पार्ट जो है वो हमने 10th क्लास की फ़िज़िक्स के गेस्ट पेपर का जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके सेकंड पार्ट के अंदर हमने फ़िज़िक्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं उनको डिस्कस करना था। तो आज हम शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो आपसे डिस्कस करनी चाहिए पहले कि बेटा अगर आपने फ़िज़िक्स में पूरे फुल मार्क्स आप 60 ओवर 60 हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको फुल बुक ही तैयार करना पड़ेगी। फ़िज़िक्स के जो क्वेश्चन हैं इनको हम 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो शॉर्ट आंसर को डिवाइड करते हैं। एक तो वो मटेरियल है जो आपके चैप्टर्स के अंदर शामिल है और दूसरा जो है वो आपकी एक्सरसाइज के अंदर 2 तरह के क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन जो है वो नॉलेज बेस्ड है और एक जो है वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको तीनों तरह के क्वेश्चन जो हैं तीनों को ही टच करना पड़ेगा, तीनों ही प्रिपेयर करना पड़ेंगे। जो गेस होते हैं वो हमेशा एवरेज बच्चों के लिए या बिलो एवरेज बच्चों के लिए होते हैं, जिन्होंने सारा साल जो है वो किसी प्रॉब्लम की वजह से कह लें या टाइम की शॉर्टेज की वजह से कह लें या अपनी गफलत की वजह से फुल टाइम जो है वो स्कूल अटेम्प्ट नहीं किया हुआ था या प्राइवेट पेपर दे रहे हैं, तो उनको गैस की ज़रूरत होती है। तो गैस जो है वो इंशाल्लाह अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको बताएंगे। इंशाल्लाह उसमें से काफ़ी हद तक पेपर जो है वो आप अटेम्प्ट करने के काबिल भी होंगे। और बाज़ लोग जो है वो गैस बताते एक एक चीज़ है लेकिन वो पूरी बुक ही बता देते हैं। वो भी किसी किस्म का गैस नहीं होता। आप वैसे सादा अल्फाज में कह दें कि पूरी बुक तैयार कर लें, तो वो मैंने आपको पहले बता दी कि अगर आपने फुल मार्क्स लेने तो आपको तीनों तरह के जो शॉर्ट आंसर हैं, नॉलेज बेस हैं या सिंपल डेफिनेशंस हैं या कंसेप्चुअल हैं, वो आपको तैयार करना पड़ेंगे अगर आप फुल मार्क्स जो है वो लेना चाहते हैं। उनमें साइड इन्फॉर्मेशन और टेबल्स भी शामिल हैं। और अगर आप सिंपल पेपर अटैम्प्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए मुख्तसर से आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताएंगे जो बार बार जो है वो पेपर में आते हैं, ताकि आप थोड़े वक्त में अच्छी तैयारी जो है वो कर सकें। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के अंदर जो है वो आपका पहले चैप्टर के अंदर जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसकी डेफिनेशन और उसकी करैक्टरिस्टिक, ये जो उसकी करैक्टरिस्टिक हैं ये पिछले साल जो है वो इस तरह से क्वेश्चन भी आया था कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसके लिए जो कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, वो आप बयान करें। तो नेसेसरी कंडीशन उसकी आपने बयान कर देनी है और करैक्टरिस्टिक जो है वो है उसकी 4, वो आपने बयान करनी है और सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन आ सकती है। तो ये क्वेश्चन जो है वो तीनों तरह से ही आ सकता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 की एग्जाम्पल नंबर 1 है, उसके अंदर टाइम पीरियड दिया गया हुआ है और पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी जो है वो पूछी गई है। तो आपने ये एग्ज़ाम्पल जो है वो अच्छे तरीके से तैयार कर लेनी है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 चैप्टर नंबर 1 की। उसके बाद जो आपके पास डैम्प्ड ऑसिलेशन है इसकी डेफिनेशन इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, और ये क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से आता है कि डिफाइन द ट्रांसवर्स वेव एंड गिव इट्स वन एग्जांपल, और इसकी एक मिसाल दें। तो आपने एक मिसाल देनी होती है ट्रांसफर वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो उसके बाद इसके अंदर जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। v इज इक्वल टू एफ लेमडा। इससे मतलब जो है वो आपको कोई छोटी सी एग्जांपल भी आ सकती है पेपर के अंदर, और इससे मतलब जो है वो आपसे 2 नंबर में ये रिलेशन भी पूछा जा सकता है। बाज़ औक़ात जो है यही सवाल जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए फिर ऐसा है कि इसकी लेंथ थोड़ी कम बनती है, तो आप साथ में जो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड की डेफिनेशन भी साथ लिख दें तो 4 नंबर की लेंथ जो है वो फिर पूरी हो जाती है। उसके बाद डिफ्रैक्शन जो है, वैसे रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिफ्रैक्शन ये 3 डेफिनेशन है। इनमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो डिफ्रैक्शन है, ये आप अच्छे तरीके से याद कर लें। और ये सवाल भी आ जाता है कि डिफ्रैक्शन के लिए नेसेसरी कंडीशन बताएं। तो कंडीशन ये है कि जो स्लिट्स के दरमियान का फासला है वो वेवलेंथ से हमेशा जो है वो छोटा होना चाहिए, तो फिर ही आप डिफ्रैक्शन जो है वो उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे ये पहले चैप्टर में से ये आ सकते हैं। और इसके अलावा चैप्टर नंबर 1 जो है इसके अंदर एक एमसीक्यूज़ है कि अगर आप पेंडुलम का मास तब्दील कर दें
तो क्या उसके टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क आएगा? तो उसका आंसर है जी नो। लेकिन 1-2 साल जो है वो इस तरह से भी एमसीक्यूज़ आता रहा है कि अगर स्प्रिंग मास सिस्टम जो है उसका मास अगर आप डबल कर दें तो क्या स्प्रिंग मास सिस्टम के टाइम पीरियड के ऊपर कोई फ़र्क आएगा? तो उसका आंसर है जी हाँ। स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा अगर उसका आप मास जो है वो 2 गुना कर देंगे। टाइम पीरियड अगर पेंडुलम का 2 गुना करना चाहते हैं या इसमें इंक्रीज़ चाहते हैं तो उसके लिए जो है वो आप 2 टाइम्स करेंगे लेंथ को, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है वो इंक्रीज़ आएगी टाइम पीरियड में। अगर आप टाइम पीरियड को डबल करना चाहते हैं तो आपको लेंथ को 4 टाइम्स करना होगा, क्योंकि फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट है। तो ये बात अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अगर टाइम पीरियड से मुतल्लिक़ क्वेश्चन आता है तो आपने उस हिसाब से जवाब देना है, और अगर स्प्रिंग मास सिस्टम के मुतल्लिक़ सवाल आता है तो आपने उसी हिसाब से आंसर देना है। आगे चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होता है। चैप्टर नंबर 2 जो है इसके अंदर 2 बड़े इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। एक तो है जी पिच लाउडनेस का इन्हिसार किन अवामल पर है। एक तो आपने लाउडनेस का बताना है कि किन अवामल पर उसका इन्हिसार है, वो 3 है। और उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें से वो है जी पिच और क्वालिटी ऑफ साउंड। इनमें से एक क्वेश्चन जो है वो पेपर में आ जाता है, और एक शॉर्ट आंसर जो है वो ये है कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट और इसका यूनिट लिखें। इंटेंसिटी ऑफ साउंड, इंटेंसिटी ऑफ साउंड और इसका यूनिट, तो डेफिनेशन लिखनी है और इसका साथ में आपने यूनिट लिखना है वाट पर मीटर स्क्वायर। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट है। तो जब भी आपने फिज़िक्स में डेफिनेशन लिखनी है तो आप साथ में एग्जांपल लाजमी उसके लिख के आएँ, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके साथ आप यूनिट लिख सकते हैं तो आप लाजमी तौर पे ही साथ यूनिट लिख के आएँ। अक्सर उन्होंने साथ पूछा भी होता है, अगर ना भी पूछा तो तभी आप साथ लिख कर आएँ। उसके बाद इसके अंदर जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि यूजेस ऑफ जो है वो आप अल्ट्रासाउंड वेव्स लिखें। अल्ट्रासाउंड वेव की डेफिनेशन भी आ सकती है, लेकिन जो हर साल सवाल आता है पेपर में, तकरीबन हर साल ही पेपर में होता है ये सवाल कि अल्ट्रासाउंड के 2 यूजेस लिखें, तो वो आपने अच्छे तरीके से लिख के आने। आप वैसे इसके काफ़ी ज़्यादा यूजेज हैं अल्ट्रासाउंड के, लेकिन आप 2 छोटे वाले जो हैं वो याद कर लें कि ये खून की नालियों में जो खून जम जाता है उसको निकालने के लिए इस्तेमाल होती हैं, और इसके अलावा समंदर की गहराई के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इस तरह से इसके इस्तेमाल जो हैं वो आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने। उसके बाद जी ये चैप्टर ओवर हुआ, तो उसके बाद अच्छा इसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट शॉर्ट एमसीक्यूज़ है कि इंसानी कान जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी की हदूद क्या हैं। इंसानी कान किन किन फ्रीक्वेंसी को सुन सकता है, तो वो 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20 किलो हर्ट्ज़ या 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ है। लेकिन बाज़ दफ़ा जो है वो एग्ज़ामिनर इसको चेंज कर देता है। वो कहता है जी नहीं, आप इंसानी कान की जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी की हदूद बताएं, तो वो जो है वो बेटा 1 × 10⁻⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर से लेके 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक जो है वो इंटेंसिटी की शिद्दत जो है वो इंसानी कान सुन सकता है। अगर 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की भी इंटेंसिटी होगी तो वो इंसानी कान में दर्द का बायस बन जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी की जो रेंज है वो अलग है, और जो इंटेंसिटी की रेंज है वो अलग है। तो ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, और इनमें आपने डिफरेंस रखना है, देखना है कि एग्ज़ामिनर आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी डिमांड के मुताबिक जो है वो आप उसको जवाब देंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 आ जाता है जी। इसमें रिफ्लेक्शन के कवानीन हैं और रिफ्रैक्शन के कवानीन हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद स्फेरिकल मिरर से मुतल्लक जो है वो डेफिनेशन है, उनमें से कोई एक जो है वो पूछ ली जाती है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ है। ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और इसी तरह मिरर से मुतल्लक भी है, और साइन कन्वेंशन है जो एमसीक्यूज़ के अंदर जो है वो पूछ ली जाती हैं। और जो इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो शॉर्ट है क्वेश्चन के अतबार से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है
और स्नेल्स लॉ जो है ये इंतहाई अहम 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, तो इनमें से लाजमी पूछा जाता है, तो ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। और स्नेल्स लॉ की मैथमेटिकली फॉर्म जो है वो भी आपको तैयार होनी चाहिए, वो भी आप लिख के आएँ। और शॉर्ट एमसीक्यूज़ के लिए यहाँ पे एक और चीज़ है जी, साउंड स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर जो है वो रोशनी की स्पीड जो है वो किस अंदाज से तब्दील होती है, ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है। जो वैक्यूम और हवा के लिए होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन लिक्विड के अंदर ये 2.3 रह जाती है और सॉलिड के अंदर ये 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड रह जाती है। तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जानी है। उसके बाद जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है वो है जी, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है, इन दोनों में से एक डेफिनेशन जो है वो तकरीबन हर एक पेपर के अंदर जो है वो मौजूद होती है। उसके बाद ऑप्टिकल फ़ाइबर है, और ऑप्टिकल फ़ाइबर से मुतल्लक जो है ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 12 में भी है और चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 12 में भी है और चैप्टर नंबर 17 के अंदर भी है। तो बाज़ दफ़ा ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि ये ऑप्टिकल फ़ाइबर की वर्किंग का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। तो इसको भी आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास लेंस की पावर। लेंस की पावर जो है, इससे मुतल्लक न्यूमेरिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेंस की पावर जो है वो, इसका यूनिट डायोप्टर वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए फोकल लेंथ जो है वो उसको मीटर में लिया जाता है। ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। फिर उसके बाद ये रेजोल्यूशन पावर है, रेजोल्यूशन पावर। और उसके बाद जी नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है जी अकोमोडेशन, ह्यूमन आई की अकोमोडेशन। ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ कि जो दूर और करीब की चीज़ें हैं उनको देखने के लिए आँख जो है वो लेंस की फोकल लेंथ को तब्दील करती है, उसको स्ट्रेच करके और उसको लूज़ करके, तो उसको अकोमोडेशन कहते हैं। नियर साइटनेस है और नियर साइटेडनेस है और फार साइटेडनेस है। और ये चैप्टर हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। ये 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इनमें से भी एक जो है वो अक्सर पेपर में आई होती है, बाज़ दफ़ा दोनों ही एक ही शॉर्ट आंसर के अंदर जो है वो दोनों पूछ ली जाती हैं। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है इसकी अपनी ही डेफिनेशन है। और उसके बाद स्टैटिक चार्जेस की जो खसूसियात है, प्रॉपर्टीज़ हैं कि सेम चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जो अपोजिट चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और जो चार्जेस की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जानने के लिए कि कौन सा चार्ज है, उसके लिए रिपल्शन जो है वो श्योर टेस्ट है। रिपल्शन बताती है कि 2 चार्जेस जो हैं वो अपोजिटली चार्ज हैं या सिमिलरली चार्ज हैं। अट्रैक्शन जो है वो इस बात को कन्फर्म नहीं करती, क्योंकि अट्रैक्शन एक चार्ज और एक न्यूट्रल बॉडी के दरमियान में भी हो सकती है। तो ये बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ हैं 5, इनमें से 2 पूछ ली जाती हैं। इसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप आती है। इलेक्ट्रोस्कोप से मतलब एक क्वेश्चन आ जाता है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप भी पूछ ली जाती है। उसके बाद कॉलम्स लॉ जो है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के एतबार से भी अहम है। अगर लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट के तौर पे पूछ लिया जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इसका यूनिट, अक्सर ये सवाल पेपर में आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन करें और इसका यूनिट लिखें। ये भी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस का यूनिट फेरेड, ये 3 डेफिनेशन है। ये इनमें से लाजमी तौर पे पूछी जाती हैं। अक्सर कैपेसिटेंस और उसका यूनिट पूछ लिया जाता है कि उसका यूनिट क्या है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। उसके अलावा ये कैपेसिटर को सीरीज़ और पैरेलल तरीके से जोड़ना, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन और कई दफ़ा पेपर में आ चुका है। चलिए आगे चैप्टर नंबर हमारे पास है जी 14। तो 14 जो है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट और इसका यूनिट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। इलेक्ट्रिक करंट एक, यानी अगर 2 टाइम पेपर होता है फिज़िक्स का, तो एक टाइम में अगर इलेक्ट्रिक करंट पूछा गया तो दूसरे में कन्वेंशनल करंट पूछा जाएगा। तो ये 2 कंपैरेटिवली डेफिनेशंस हैं जिनमें से कोई एक जो है वो आपसे पूछी जाएगी।
तो इसका फार्मूला जो है वो आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। उसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स से मुतल्लिक एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज के अंदर कि बताएं जी अगर वो कौन सी फ़ोर्स है जिसका यूनिट जो है वो न्यूटन नहीं है। या ये भी पूछ लिया जाता है कि क्या इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स एक फ़ोर्स है और इसका यूनिट क्या है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स जो है वो बेटा इलेक्ट्रॉन को मूव तो करवाती है सर्किट के अंदर, लेकिन ये फ़ोर्स नहीं है क्योंकि इसका यूनिट जो है वो वोल्ट है, इस ना कि इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है। और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज भी है कि इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस क्या सेम किस्म की मकदारें हैं। तो ये भी बेटा इसका आंसर डिफरेंट मकदारें हैं, ये सेम नहीं है। ये अक्सर हैंडबुक के ऊपर जो है वह इसका गलत आंसर दिया हुआ है। उसके बाद रेजिस्टेंस को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओहमिक और नॉन ओहमिक डिवाइसेस, ये क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है। तो आप इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो ग्राफ बनाकर आएँ। ओहमिक और नॉन ओहमिक का अलग अलग से ग्राफ बनाएं और उनकी डेफिनेशन लिखें। उसके बाद कैपेसिटेंस है, रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टिविटी से मैंने मतलब डेफिनेशन जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसके मतलब जो है वो एग्ज़ाम्पल है पेज 100 के ऊपर। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल है और अक्सर पेपर के अंदर ये मौजूद होती है। और इसी के ऊपर जो है वो एक टेबल है जिसके अंदर सिल्वर, कॉपर, एलुमिनियम सबकी जो है वो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम रेजिस्टिविटी भी कहते हैं, वो दी गई है। उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन है जी आपके पास कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो ये सीरीज़ और पैरेलल दो कम्बिनेशन है। और इसके अंदर जो है वो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि एक वायर के ऊपर बैठा हुआ परिंदा जो है उसको करंट क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके दोनों जो पाँव हैं वो सिमिलर पोटेंशियल पर हैं। दोनों टांगों के दरमियान में कोई पोटेंशियल डिफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर उसको कोई पाथ मिल जाए जिसकी जो लो पोटेंशियल के ऊपर हो, अगर उसका एक पाँव हाई पोटेंशियल पर और एक लो पोटेंशियल पे आ जाए तो उसको जो है वो करंट लगेगा, क्योंकि बॉडी जो है वो सेम पोटेंशियल पे है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं और करंट फ्लो नहीं करेगा। इसके बाद आ जाता है जी डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये अच्छे तरीके से कर लें, ये इंपॉर्टेंट है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रिक पावर और इसका यूनिट और फार्मूला ये इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पावर जो है उसी से ही आगे जाके फिर आपके घर की जो बिजली का बिल बनता है वो जो है फार्मूला इसी से ड्राइव होना होता है। तो ये किलोवाट आवर और इलेक्ट्रिक पावर और इसका यूनिट ये इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद हैज़र्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो है फिर आ जाता है जी सेफ़ यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन होम्स। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं वो एक साल पेपर में आ चुके हैं, यानी देखने में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है। इसके अंदर जो है वो सर्किट ब्रेकर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो अर्थ वायर के बारे में भी पूछ लिया जाता है। आगे है जी चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 जो है वो मैं इस दफ़ा कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लाजमी तौर पे बनेगा। तो आप इस चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। वीडियो के एंड के ऊपर जो है वो हम पेयरिंग स्कीम से मुतल्लक जो है वो दोबारा बात करेंगे। तो पहले डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 15। इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की डेफिनेशन, उसके बाद जो है वो राइट हैंड रूल। राइट हैंड दाएं हाथ का असूल या राइट हैंड रूल जो है वो ये है कि आप अगर वायर को दाएं हाथ में पकड़ें तो जो उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होंगी और करंट जो है वो अंगूठा जो है वो करंट की डायरेक्शन में होगा। तो इसको राइट हैंड रूल कहते हैं। तो ये आ जाता है जी पेपर के अंदर। और इसी तरह का एक राइट हैंड रूल जो है वो उसके लिए है सोलिनॉइड के लिए। और दूसरा जो अहम असूल है इसके अंदर फ्लीमिंग का बाएं हाथ का असूल, जो पेपर में ज़्यादा आता है वो फ्लीमिंग का बाएं हाथ का असूल है। तो वो आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये डेफिनेशन, म्यूचुअल इंडक्शन। और एक है जी इसके अंदर क्वेश्चन था जो लास्ट टाइम भी आया था पेपर के अंदर कि वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो उसको बढ़ा सकते हैं। और हाँ जी, फैक्टर अफेक्टिंग द इंड्यूस ईएमएफ, ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इंड्यूस ईएमएफ को बढ़ाने वाले कौन से फैक्टर हैं, ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। उसके अलावा जनरेटर का असूल आ जाता है कि जनरेटर किस असूल के ऊपर काम करता है और ट्रांसफार्मर किस असूल पे काम करता है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस चैप्टर में से आते हैं। जनरेटर जो है वो फ्लीमिंग के बाएं हाथ के असूल पे काम करता है
और जो ट्रांसफार्मर में है वो म्यूचुअल इंडक्शन के असूल के ऊपर जो है वो काम करता है। आगे जी आपके पास ट्रांसफार्मर जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, और इसमें रिले है। रिले जो है वो काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर के ऊपर जो है वो आया हुआ है, तो रिले को आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। रिले जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर थर्मियोनिक एमिशन इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। उसके बाद कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, ये लॉन्ग क्वेश्चन आने का इस दफ़ा बड़ा चांस है, तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ। कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, उसके बाद डिजिटल और एनालॉग सर्किट और डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिफरेंस आ सकता है। बूलियन अलजबरा जो है वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। और उसके अलावा जो ऑपरेशन है, ये 3 ऑपरेशन और 2 गेट दिए हुए हैं, ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके जाएँ, ये पूछ लिए जाते हैं। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो कोई एक पूछा जाता है या 2 पूछे जाते हैं, तो इनके अंदर फिर आपने इनका ट्रुथ टेबल, इनकी सर्किट डायग्राम, इनकी सिंबल, डेफिनेशन, ये चीज़ें लिख के आएँ तो आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जी चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर से रिलेटेड है, तो बायो वाले बच्चों के लिए ये बड़ा मुश्किल चैप्टर होता है। तो इसमें पहली डेफिनेशन जो है वो ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये डेफिनेशन और कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, CBIS के कंपोनेंट सिर्फ आपने नाम याद करने, ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है। उसके बाद जी आपके पास आ जाता है जी फैक्स मशीन पूछा जाता है, फ़ोटो फ़ोन कई दफ़ा आया हुआ है सवाल, और ट्रांसमिशन थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर, तो मैंने पहले भी चैप्टर नंबर 12 में बताया था कि ये सवाल किस तरह से आता है पेपर में, तो ये आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद जी आ जाता है जी एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, और उसके बाद इंटरनेट बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ईमेल पूछा जाता है कि ईमेल क्या है जी, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है ईमेल, ये पूछ लिया जाता है। उसके बाद रिस्क ऑफ ICT ऑन सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, और चैप्टर नंबर 18 जो है इसमें से बहुत ज़्यादा डेफिनेशंस आती हैं। इसके अंदर जो है वो एटम जो है वो डेमोक्रेट्स पहला साइंटिस्ट था जिसने ये कहा था कि एक नाकाबिले कह लें कि तकसीम ज़रा है, जिसको एटम का नाम दिया गया था। तो ये पहली दफ़ा जो एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था वो डेमोक्रेट्स था, उसने इस्तेमाल किया था। उसके बाद एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, न्यूट्रॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर, आइसोटॉप्स, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेज, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बीटा डिके जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसका एक MCQs भी है, वो भी आज अच्छे तरीके से तैयार करें। उसके बाद हाफ़ लाइफ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, लेकिन लॉन्ग पे ना भी आए तो शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो इससे मतलब लाजमी तौर पे आएगा। उसके बाद रेडियो आइसोटोप्स के यूजेज हैं, ट्रेसर है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, और कार्बन डेटिंग है, ये आप अच्छे तरीके से तैयार करके ये क्वेश्चन लाजमी तौर पे आएगा। और साथ में इसके साथ जो है वो कंपैरेटिवली जो दूसरे टाइम को आएगा वो होगा जी ये हेजर्ड्स ऑफ रेडिएशन एंड सेफ्टी मेजर्स, के इनके क्या नुकसानात हो सकते हैं रेडिएशन के, और सेफ्टी मेजर्स क्या हो सकते हैं, ये अच्छे तरीके से तैयार करके जाएं। न्यूक्लियर फिशन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये जी आपका मुकम्मल हुआ। तो थोड़ी सी बात अब करते हैं जी पेयरिंग स्कीम के ऊपर। तो पेयरिंग स्कीम जो है वो पिछले साल इस तरह से आई थी कि चैप्टर नंबर 10, 11 और 13 का पेयर बना था, और उसके बाद एक क्वेश्चन में से आ गया था जी। फर्स्ट टाइम को उसने सेकंड चैप्टर और 13वें में से न्यूमेरिकल दिया था, और सेकंड टाइम को उसने पहले चैप्टर और 13वें में से दिया था न्यूमेरिकल, यानी दोनों दफ़ा न्यूमेरिकल 13वें चैप्टर में से ही आया था। उसके साथ 14, 15 और 18 का एक पेयर है, 16, 17 और 12 का एक पेयर है। तो आप इन पेयरिंग स्कीम को जहन में नशीन करते हुए 6 चैप्टर करेंगे तो फिर आपका जो है वो पेपर मुकम्मल अटैम्प्ट होगा। अगर कुछ बच्चे वीक हैं, जो एवरेज और बिलो एवरेज हैं, उनके लिए मैंने एक सादा सा फार्मूला बताया था कि आप चैप्टर नंबर 12, 13 और 14 के न्यूमेरिकल कर लें, 13, 14 और 15 के लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, तो उम्मीद है कि आपका जो है वो पेपर अच्छा हो जाएगा।
अगर आप फुल मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर आपको कम से कम 6 चैप्टर जो है वो करने पड़ेंगे। वीडियो जो है वो काफ़ी माशाल्लाह लंबी हो गई है, तो तब तक के लिए अब इजाज़त दें। फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो 1 बाय 1 चैप्टर के शॉर्ट MCQs जो हैं उनको हम टच करेंगे, क्योंकि बहुत सारी हैंड बुक्स ऐसी हैं जिनके अंदर जो है वो MCQs के आंसर सही नहीं है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक बुक के ऊपर ये आंसर है, दूसरी पे ये वाला आंसर है। तो 1 बाय 1 चैप्टर्स की वीडियोस जो है वो चैनल के ऊपर अपलोड की जाएंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।